दोस्तों ये इस कहानी का दूसरा भाग है। कहानी बहुत ही अच्छी है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले भाग को नहीं सुना है तो वो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं मिल रही है पहले भाग तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका लिंक आप लोगों को दे दूँगी। ये कैसी जगह है बिस्वा? वैभव आसपास देखते हुए कहा। मुझे क्या पता, मैं कौन सा यहाँ आता जाता रहता हूँ। बिस्वा गाड़ी के बाहर देखते हुए कहा। पतली सी गली थी जहाँ कुछ लड़कियाँ सजी धजी एक दूसरे से बातें कर रही थी और आते जाते मर्दों को देख उन्हें छेड़ रही थी। कुछ ऊपर से सीटी बजाकर इशारे कर रही थी। एक बात अजीब थी उन सब में, सब ने अपने कपड़े बड़े ही बेढंग तरीके से पहने थे। तुझे लगता है वो यहाँ हो सकती है? पता नहीं, पर गाड़ी तो यहीं आकर रुकी है। विश्वा सामने गाड़ी को देखते हुए कहा, जिसमें से सांझ कब की उतरकर कोठी के अंदर चली गई थी। एक बार देखकर आऊँ क्या? बिस्वा वैभव से कहा तो वो हाँ में अपनी गर्दन हिला दिया। बिस्वा हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकला और कोठी की तरफ बढ़ चला। बप्पा, वो यहाँ ना मिले मुझे, ऐसी कृपा करना मुझ पर। बिस्वा बप्पा से अपने मन में कहा। वो नहीं चाहता था कि सांझ उसे यहाँ मिले। वो कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि एक लड़की उसे देखकर बोली, ये चिकनी चलता है क्या? कहकर वो लड़की बिस्वा को देखकर आंख मार दी। बिस्वा कुछ नहीं कहा। चल ना, मज़े करेंगे साथ में। उसके साथ नहीं तो मेरे साथ चल, एक और लड़की बिस्वा के पास आकर बोली। तो बिस्वा उससे दूर जाते हुए बोला, देखिए दीदी, आप गलत समझ रही हैं मुझे। दीदी किसको बोलता है बेहलकट? वो लड़की गुस्से से बोली। बिस्वा की दीदी बोलने पर सब उसे घूर कर देखने लगी। तभी पीछे से रूपा आती हुई बोली, क्या कर रही हो तुम सब इसके साथ? कुछ नहीं, हम तो सिर्फ मज़े ले रहे थे इसके, एक लड़की ने कहा। तो रूपा बोली, चुपचाप अंदर जाओ सब। वो गुस्से से बोली तो सब अंदर चली गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बिस्वा रूपा से कहा। तो वो उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखती हुई बोली, दिखने में तो शरीफ घराने से लगती हो, ऐसी जगह पर आना तुम्हें शोभा नहीं देता। जान सकती हूँ यहाँ किस लिए आए हो? वो बिस्वा कुछ कहने ही वाला था, तभी छत पे सांझ से बोली, रूपा दी। उसे देखकर बिस्वा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई मानो। वहीं सांझ दौड़ते हुए रूपा के पास आई और उसके गले लग गई। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? रूपा उसके बाल सहलाकर बोली, आप कहाँ चली गई थी? आपके बगैर यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता हमें। सांझ रूपा के गले लगे रोते हुए उससे कह रही थी। वहीं बिस्वा को मानो बहुत बड़ा झटका लगा हो। वो रोते हुए अपने कदम पीछे लेने लगा। धड़कनों ने मानो धड़कना छोड़ दिया हो। ऐसे लग रहा था मानो एक पल में उसका सब कुछ बिखर गया। वो एकाएक वहाँ से दौड़ पड़ा। बिस्वा, तू ठीक तो है? वैभव उसे इस तरह से आते हुए देखा तो चिंतित होते हुए पूछा। वो कुछ नहीं कहा और जाकर गाड़ी में बैठ गया। वो मिली तुझे? वैभव गाड़ी चलाते हुए पूछा। तो बिस्वा कोई जवाब नहीं दिया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे और मैं जवाब देना नहीं चाहता, कहकर बिस्वा खिड़की के बाहर देखने लगा। एक बार सक्षम से पूछ लेता हूँ, क्या पता उसे लड़की मिल गई हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं। कहकर वैभव अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर कॉल लगाने को हुआ तो बिस्वा उससे फ़ोन लेकर कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। पर कहा ना, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी को नहीं ढूंढना। डैशबोर्ड पर सांझ की तस्वीर पड़ी थी जिसे वैभव ने आर्टिस्ट से कहकर बनवाया था। बिस्वा की नज़र उस पर गई तो उस तस्वीर को अपने हाथों में लेकर उसे देखने लगा। क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं, कहकर बिस्वा सांझ की तस्वीर को गाड़ी के बाहर फेंक दिया। तूने ये क्या किया बिस्वा? वही जो मुझे करना चाहिए था। पागल हो गया है क्या तू? पागल तो मैं पहले से था, होश में तो अभी आया हूँ। पता नहीं था कि जिस मंजिल के पीछे मैं भाग रहा हूँ वो मंजिल मेरी नहीं है। क्या बकवास है ये? वैभव गुस्से से कहा। सक्षम और वर्षा से कहना, किसी को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो शांत भाव से कहा। तो वैभव गाड़ी रोक कर उसके चेहरे को देखने लगा। तू सुबह से उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है और अब अचानक से कह रहा है कि उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बताएगा बात क्या है? बिस्वा कुछ नहीं कहा। साली, मैं पूछ रहा हूँ कुछ तुझसे। वैभव उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाकर कहा। बिस्वा, तुझे हुआ क्या है? मुझे घर जाना है वैभव। बिस्वा की आंखों में नमी देखकर वैभव उससे आगे कुछ नहीं कहा।
वैभव उसके घर छोड़कर चला गया। विश्वा की आई उसे आते हुए देखी तो बोली, अच्छा हुआ तू आ गया, चल अब जल्दी से हाथ मुँह धोकर आ जा, तेरे लिए पूरन पोली बनाई है, मुझे भूख नहीं है आई। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है, वो मैं बाहर दोस्तों के साथ खाकर आया हूँ, विश्वा झूठ बोलते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसकी आई बस उसे देखती रह गई। सांझ अपने कमरे में रूपा के साथ उससे बातें कर रही थी। जो जो उसके साथ हुआ वो सब उससे कह रही थी। रूपा उसके बालों में तेल लगाते हुए उसे बस सुन रही थी। आज उसे आराम था क्योंकि आज कोई ग्राहक नहीं आया था। विश्वा पेट के बल अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उठकर बैठ गया और खुद से कहा, नहीं होना था, ये नहीं करना था मुझे तुमसे इश्क। यूँ मिली तुम मुझे, क्यों तुम्हारी नज़रें बेचैन कर गई, तुम वहाँ क्यों रहती हो, क्यों, कहकर वो अपने सीने पर मुक्के मारने लगा। नहीं करना चाहिए था मुझे तुमसे इश्क, नहीं होना था ये, कहकर विश्वा गुस्से से अपने बाल नोचने लगा। आखिर तू भी बाकियों की तरह निकला विश्वा। सच्चाई सामने आई तो तूने अपना रूप बदल लिया। सामने उसी का अक्स खड़ा होकर कहा तो विश्वा बिफरते हुए कहा, हाँ तो और मैं क्या करूँ, वो एक धंधे वाली है और एक धंधे वाली लड़की से मैं कभी इश्क नहीं करूँगा, कहकर वो रोने लगा। वो धंधे वाली है, उसमें उसका क्या कसूर है, कसूर है क्योंकि वो, विश्वा के शब्द गले में ही अटक गए। जवाब नहीं है, उसके अक्स ने कहा तो वो शांत पड़ गया। वो वहीं ज़मीन पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लिया। सांझ उसके जहन में कौंध गई। विश्वा उसे याद नहीं करना चाहता था मगर वो उसके ख्यालों पर छाई हुई थी। अगली सुबह विश्वा उठा तो उसके कमरे में वैभव, सक्षम और वर्षा पहले से ही बैठे हुए थे। तुम सब यहाँ कब आए, विश्वा जमीन से उठते हुए बोला। बस कुछ देर पहले ही आए हैं। वो सब छोड़, पहले ये बता तेरे दिमाग में चल क्या रहा है विश्वा, वर्षा शांत भाव से पूछी। कुछ भी तो नहीं, सब कुछ ठीक है, विश्वा अपनी नजरें चुराते हुए कहा। वैभव उसे देखकर कहा, क्या बात है विश्वा, तू तो अब हमसे नजरें भी चुराने लगा है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो तूने हमसे ये क्यों नहीं कहा कि उस लड़की को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू तो उसे चाहने लगा था ना, फिर ऐसा क्या हो गया कि तूने उसे ढूंढना बंद कर दिया। सक्षम उसे अपनी तरफ करके कहा, एक बार में बात समझ भी नहीं आती तुम सबको, कह रहा हूँ ना कि कुछ नहीं है। तुझे क्या लगता है तू कहेगा और हम मान जाएंगे। फिर उसका हाथ पकड़कर नम आँखों से बोली, दोस्त है ना हम सब तेरे, हमें अपने दिल की बात नहीं बताएगा वर्षू प्लीज़। ठीक है मत बता, आज से हमारी दोस्ती भी ख़त्म, वो गुस्से से बोली और जाने लगी। उसी के साथ सक्षम और वैभव भी जाने लगे। विश्वा को अपने दिल में कुछ टूटता हुआ आभास हुआ। वो तपाक से कहा, मुझे इश्क हो गया है उससे। सबके कदम ठिठक गए। साले ये तो अच्छी बात है ना। सक्षम कहाँ तो। विश्वा रोते हुए दीवार से सटकर नीचे बैठ गया। मेरा इश्क औरों की तरह नहीं है, वो हमारी तरह नहीं है। क्या मतलब है, वैसा आश्चर्य से पूछी। वो जहाँ रहती है वहाँ, विश्वा को बोलते हुए नहीं बन रहा था। वैभव को शक हुआ तो वो तपाक से कहा, कहीं वो उसी जगह पर तो नहीं रहती जहाँ कल हम उसे ढूंढते हुए गए थे। विश्वा रोते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। सक्षम और वर्षा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वर्षा वैभव से पूछी तो वो उसे सारी बातें बता दिया। कमरे में शांति फैल गई। वर्षा की आंखों में नमी तैर गई। वो विश्वा के पास बैठकर बोली, तो तू अब उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहता है ना। हाँ, एक बात बताएगा, पूछ। तू जब उससे मिला था तब क्या ये जानता था तो कि वो कौन है, कहाँ रहती है? नहीं, तो अब क्यों फ़र्क पड़ रहा है तुझे वर्षू? वो हमारी तरह नहीं है। हमारी तरह नहीं है, इसका क्या मतलब है? क्या वो हमारी तरह इंसान नहीं है, हमारी तरह जीने का हक नहीं रखती है? क्या वो? वर्षा की बातों से विश्वा नरम पड़ गया। सक्षम और वैभव भी उसके पास नीचे बैठ गए और बोले, अगर वाकई में उससे इश्क करता है तो हम सब तेरे साथ देंगे विश्वा। विश्वा उन्हें देखने लगा। वो रोते हुए उन्हें गले लगा लिया तो वैभव उसका पीठ सहलाकर कहा, चल चुप हो जा आप। गलती तेरी नहीं है विश्वा, गलती हमारी सोच की है। जिस समाज में हम रहते हैं ना, वहाँ वैसी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं दिया जाता।
जो लोग समाज में बड़ी बड़ी बातें करते हैं लड़कियों की इज्जत की, वहीं कुछ लोग शाम ढलते ही उन लड़कियों को नोचने चले जाते हैं। वर्षा रोते हुए बोली, वर्षु तू डरा रही है मुझे। विश्वा उसे देख कहा तो वर्षा नम आँखों से बोली, मैं तो सिर्फ सोच रही हूँ विश्वा, पर वो तो ये सब सहती होगी ना, उसे कैसा लगता होगा। मैं भी लड़की हूँ विश्वा, कैसे ना समझूं उसे। विश्वा कसकर अपनी आंखें बंद कर लिया। वहीं सक्षम आगे बढ़कर वर्षा को अपने गले लगा लिया और उसे शांत करवाने लगा। मैं नहीं जानती कि तू क्या करेगा, पर इतना जरूर जानती हूँ कि तू कुछ गलत नहीं करेगा विश्वा। वर्षा रोते हुए बोली। तो विश्वा बस उसे देखने लगा। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। विश्वा वैभव के साथ उसी बदनाम गलियों में खड़ा था जहाँ कल वो सांझ को देखा था। अपनी आई से कह दिया था कि वो वैभव के घर पर ही रुक जाएगा, तो वो उसका इंतज़ार ना करे। गली में छोटे छोटे घर थे। उन्हीं घरों से होते हुए एक बड़ी सी कोठी थी जहाँ लाइट्स लगी हुई थी। लाइट्स से वो कोठी जगमगा रही थी। हमेशा रात को कोठी दुल्हन की तरह सजी होती थी और उस कोठी में रहने वाली लड़कियाँ रात को किसी की भूख शांत करने के लिए अपने जिस्म को उनके सामने खाने की तरह परोस दिया करती थी। बड़ी अजीब बात है, जो लोग समाज के रक्षक होते हैं उन्हीं में से कुछ लोग लड़कियों को खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं। दिन के उजालों में एक इज्जतदार आदमी का किरदार निभाएंगे, तो वहीं रात के अंधेरे में किसी को नोच खाएंगे। कोई भी लड़की अपने जिस्म का सौदा अपनी मर्जी से नहीं करती। उससे ये सब करवाने वाले ये समाज ही होते हैं। जिस समाज उन लड़कियों को कोई इज्जत नहीं देता, ना जाने वो कितनी भेड़ियों का भूख मिटाकर उन्हें शांत करती है, ताकि बाहर जाकर वो किसी और को अपनी हवस का शिकार ना बनाए। इन्हीं लोगों की वजह से कितनी लड़कियां सुरक्षित है। अगर ये ना होती तो ना जाने कितनों की इज्जत तार तार होती। विश्वा यहाँ तो आ गया था, पर आगे बढ़ने की उसमें हिम्मत नहीं थी। सांझ से पहली बार वो होटल में ही मिला था। पहले कभी वो उसे देखा ही नहीं, मगर वो पहली मुलाकात ही विश्वा के लिए खास बन गई थी। विश्वा ना उसे जानता था, ना उसे उसका नाम पता था, मगर वो उससे इश्क कर बैठा। ये इश्क उसे कहाँ तक लेकर जाएगा, ये वो नहीं जानता था। जब सांझ उसके सीने पर हाथ रखी थी, तब वो अपनी धड़कन को धड़कते हुए महसूस किया था। सांझ की वो नज़र विश्वा को बेचैन कर गई थी। वैभव, मैं नहीं जा पाऊँगा यार, विश्वा कोठी की तरफ देखते हुए कहा। तू जा, मैं हूँ तेरे साथ, वैभव उसे हिम्मत देते हुए कहा। तो वो बड़ी मुश्किल से अपने कदम उस ओर बढ़ा लिया। वैभव गाड़ी से टेक कर खड़ा हो गया। विश्वा अपने ऊपर चादर ओढ़े कोठी की तरफ जा रहा था, बढ़ते कदमों के साथ। उसका जी भी बहुत घबरा रहा था। वो अपना चेहरा छुपाए कोठी में चला गया। बहुत सारे कमरे थे जो बाहर से बंद थे और उसके अंदर सब अपनी हवस मिटा रहे थे। एक आदमी अपने शर्ट के बटन लगाते हुए अम्मा जी के पास आया और उन्हें पैसे देकर चला गया। कुछ पैसे वो पहले दे चुका था और बाकी बाद में देने को कहा। विश्वा एक तरफ ये सब खड़ा होकर देख रहा था। उसे सांझ को देखना था, उससे बातें करना चाहता था वो, पर वो कहाँ है उसे नहीं पता था। विश्वा वहाँ से दूसरी तरफ बढ़ गया। अनजाने में वो एक कमरे में घुस गया जो कि पहले से ही खुला हुआ था। उसने गहरी सांस ली और बप्पा को याद करने लगा। जब वो पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें मानो थम सी गई, आंखें बरसने को आतुर हो गई। बिस्तर पर सांझ निर्वस्त्र होकर एक लाश की तरह पड़ी थी। उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि अपने आप को ढक ले। वो अपना होश खोए ऊपर सीलिंग की तरफ देख रही थी। उसके कपड़े नीचे गिरे हुए थे। विश्वा ने अपनी नजरें घुमा ली। जितना वो सोचा था, सांझ उससे भी बदतर जिंदगी जी रही थी। उसकी सांसें भी किसी की कैद में गिरफ्तार थी। जिंदगी उसे जीने नहीं दे रही थी और मौत उसे नसीब नहीं हो रही थी। जिससे इश्क किया वही उसे कैद खाने में छोड़ गया। क्या वो विश्वा को कभी समझ पाएगी? शायद ही वो उस पर यकीन करेगी। भोली थी, वो हर किसी पर भरोसा कर लेती थी। उसी भरोसे की वजह से आज वो ऐसी ज़िंदगी जी रही है जो 1000 मौत मरने से कम नहीं है। विश्वा उसके बदन पर अपनी चादर उड़ा दिया। सांझ का ध्यान उसकी तरफ नहीं था, वहीं विश्वा सिर्फ उसे ही देख रहा था।
आंखों से आंसू बह चले मगर मुंह से एक आवाज़ न निकली। वहीं सांझ के साथ इतना सब कुछ हो गया मगर वो एक उफ तक ना की। अपनी चीखें अपने मुंह में ही दफना ली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूपा कमरे के अंदर आते हुए पूछी। मैं वो बाद में आना, इसकी हालत ठीक नहीं है अभी। रूपा को लगा कि बिस्वा भी एक कस्टमर की तरह सांझ के पास आया है, इसलिए वो उसे देख गुस्से से बोली, आप गलत समझ रही हैं मुझे। देखो, यहाँ वही लोग आते हैं जिन्हें अपने जिस्म की भूख मिटानी होती है, पर मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप समझ रही हैं मुझे। तो फिर किस काम से आए हो? रूपा हाथ बांधते हुए गुस्से से पूछी। बिस्वा रोते हुए उससे सब कुछ कह दिया, जिसे सुनकर रूपा फीका सा मुस्कुरा उठी। तो तुम इश्क करते हो इससे? कितना कहते हो पता नहीं, अपनी आई बाबा से पूछकर आए हो कि वो एक बाजारू लड़की को अपने आप के घर की बहू बनाएगी या नहीं। बिस्वा चुप रहा। बोलने को कुछ नहीं था। अभी बच्चे हो तुम, इसलिए मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ। इसका रास्ता छोड़ दो तुम, भलाई इसी में है तुम्हारी। रूपा शांत लहजे से बोली, इश्क किया है तो उसे निभाऊंगा भी, चाहे तो जान चली जाए, पर न रास्ता बदलूंगा न अपनी महबूबा को बदलूंगा। बिस्वा सांझ को शिद्दत से देखते हुए कहा, ये इश्क तुम्हें बर्बाद कर देगा। वक्त रहते समझ जाओ, वरना क्या होगा? बदनामी के नाम से जो डर जाए वो आशिक नहीं होता। मैं कुछ भी करूँगा, पर एक दिन इसे खुली हवा का सैर जरूर करवाऊँगा। बिस्वा की आंखों में एक अलग ही तेज था, जिसे देखकर रूपा कुछ नहीं बोली। बिस्वा उल्टे पैर वहाँ से निकल गया। रूपा सांझ के पास बैठ गई और खुद से बोली, मुझे नहीं पता कि तेरा क्या फैसला होगा, पर मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी। रूपा सांझ के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, जो होश में नहीं थी। वो सांझ के शरीर पर दवाई लगाकर उसके कपड़े उसे पहना दी। रूपा ही थी जिसे सांझ की फिक्र रहती थी, वरना उस कोठी में उसकी परवाह करने वाला कौन था? सब तो उसे देखकर जलते थे। उसकी खूबसूरती उन्हें रास नहीं आती थी। वहीं सांझ अपने चेहरे की वजह से उनसे भी बदतर जिंदगी जी रही थी। जो कोई भी आता सबको सांझ ही चाहिए होती थी, जिसके लिए सब बड़ी से बड़ी कीमत देने को तैयार रहते थे। अम्मा जी को तो सिर्फ पैसों से मतलब था। बिस्वा यहाँ वैभव के गले लगे रो रहा था। जिस तरह से उसने सांझ को देखा था, उससे उसकी जान जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो सांस भी नहीं ले पा रहा है। वैभव अपनी गाड़ी सुनसान सड़क पर रोक खड़ा था। वो बिस्वा को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, जो उसके गले लगे रो रहा था। आज से पहले वो इस तरह से कभी नहीं रोया। वो सिसकते हुए कहा, वैभव, मैं मर जाऊंगा यार, तू कुछ कहना। बिस्वा, शांत हो जा और पागलों जैसी बातें करना बंद कर, वरना तेरा मुंह होगा और मेरा हाथ। वैभव बिस्वा को मारने वाली बात से नाराज हो गया था। उसने बहुत मुश्किल से बिस्वा को संभाला और गाड़ी में बैठा दिया। वैभव उसे लेकर अपने घर आया और उसे अपने कमरे में सुला दिया। बिस्वा की हालत ऐसी थी जैसे सांझ की हो गई थी। वो रूपा से कह तो दिया था कि वो सांझ को खुली हवा की सैर कराएगा, पर वहाँ से सांझ को निकालना आसान नहीं था। अम्मा जी की मर्जी के बिना सांझ का कदम भी उस कोठी से बाहर नहीं बढ़ाती थी। जिस गली में दोनों रहते थे, उस गली का वजूद अलग अलग था। बिस्वा जिस गली में रहता था, वहाँ इज्जतदार लोगों का बसेरा था, और जिस गली में सांसें लेती थी सांझ, वहाँ हर रोज़ उसके आबरू की नीलामी होती थी। बिस्वा उसे वो मान सम्मान दिला पाएगा जो कभी उसे मिला ही नहीं, या फिर सांझ की गली में जाकर बदनाम हो जाएगा। सांझ सुबह उठी तब उसका बदन हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो बहुत मुश्किल से उठी और बाथरूम में गई। शीशे के सामने खुद को देखते हुए हंस पड़ी। उसकी हंसी में कितना दर्द छुपा था उसे भला कौन जानता होगा। वो पागलों की तरह हंस रही थी, फिर खुद को थप्पड़ मारने लगी। क्यों है तू इतनी खूबसूरत? हाँ क्यों? वो शीशे से बातें करते हुए बोली, फिर अपने आप को रगड़ रगड़ कर अपने जिस्म को नोचने लगी। रूपा कमरे में आई तो सांझ को बिस्तर पर ना देख इधर उधर देखने लगी। तभी उसे सांझ की दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। वो झट से बाथरूम में गई। सांझ को इस तरह करते हुए देखकर रूपा का दिल छल्ली हो गया। सांझ, सांझ, शांत हो जा, हमको मार दो आप, नहीं जी सकते हम ऐसे। सांसें लेना भी दुश्वार हो गया है हमारे लिए।
क्यों हमारी ज़िंदगी बाकियों की तरह नहीं है? हम खूबसूरत हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है? चुप हो जा साँझ। रूपा उसका सिर सहलाकर बोली तो साँझ उसके सीने से लगी बिफर पड़ी। रोज़ रोज़ हमसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता दी। हम भी इंसान हैं, कोई क्यों नहीं समझता हमें? हमें भी तकलीफ़ होती है जब वो लोग हमारे साथ। साँझ अपने शब्द को घोट गई, मगर उसकी बातों को रूपा अच्छे से समझ गई। उसकी आंखें नम हो गई। वो बहुत मुश्किल से उसे शांत की। वहीं बिस्वा कॉलेज के कैंटीन एरिया में बैठा था। आसपास उसके दोस्त बैठे हुए थे। वैभव बिस्वा को देखकर कहा, बिस्वा, आगे का क्या सोचा है तूने? सोचा तो कुछ नहीं है अभी, पर एक बात जानता हूँ। क्या? वर्षा उसके चेहरे को देखती हुई बोली, मुझे वहाँ से उसे निकालना है। उसे उस कैद से बाहर निकालना है मुझे। पर उससे पहले तुझे अपने दिल की बात उसे बतानी होगी, तभी वो तेरा साथ दे पाएगी। वर्षा बोली तो विश्वास सोच में पड़ गया। बिना उसके साथ से तो उसे वहाँ से नहीं निकाल पाएगा विश्वा। वर्षा की बात सही है विश्वा। सच्चम उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा तो विश्वा सोचते हुए कहा, पर मैं उससे अपने दिल की बात कैसे कहूँ? विश्वा भावुक होकर कहा तो वैभव कुछ याद करते हुए कहा, तूने कहा था ना वो तुझे शुक्रवार को बप्पा के मंदिर में मिली थी। हाँ, पर इससे क्या हो सकता है? वो हर शुक्रवार को मंदिर आती हो बप्पा के दर्शन करने। उसके मंदिर आने से हमें क्या फ़ायदा होगा? सच्चम बोला तो वर्षा उसके सर पर चपत मारते हुए बोली, अबे घोंचू, अगर वो मंदिर आएगी तो बिस्वा उससे मिल सकेगा ना? दिमाग नहीं है तेरे में? तेरे अंदर तो लगता है ज्ञान की देवी वास करती हैं। सच्चम अपना सर सहलाकर कहा, उसमें कोई शक है क्या? वर्षा घमंड से बोली तो सच्चम उसे घूरने लगा, तुम दोनों कभी सुधर नहीं सकते क्या? वैभव उसे डपटते हुए कहा तो दोनों शांति से बैठ गए। वहीं बिस्वा गहरी सोच में डूबा हुआ था। मुझे वर्षों की बात सही लगी है बिस्वा, तो अपने दिल की बात उससे मंदिर में ही करना। वैभव कहा तो बिस्वा हाँ में सर हिला दिया। अम्मा जी, वो बीमार है, आज के लिए तो बख्श दीजिए उसे। रूपा अम्मा जी से बोली, घर पर आई लक्ष्मी को ठुकराते नहीं हैं, दवाई खिला देना इसे, ठीक हो जाएगी शाम तक। बिस्तर पर सोई सांझ को देखते हुए अम्मा जी बोली, जो बुखार से बेहाल थी, आप इतना सुलूक करके इसके साथ कैसे कर सकती हैं, वो भी एक औरत होकर? रूपा गुस्से से बोली तो अम्मा जी उसके बाल मुट्ठी में भरकर बोली, ज़्यादा जुबान चलाने लगी है तेरी आजकल। हाँ, चुपचाप जो कहा है कर, समझी? कहकर अम्मा जी उसे छोड़ दी और मुंह में पान चबाते हुए बाहर चली गई। हे भगवान, सांझ को कैसे बचाऊं मैं? इतना बुखार है इसे, और अम्मा जी इसे मंत्री के पास भेज रही हैं। कुछ तो रहम कर दो इस पर। रूपा मन में सांझ के लिए प्रार्थना करते हुए बोली। शाम को सांझ सूट सलवार पहने तैयार खड़ी थी। बुखार से उसका सिर दर्द कर रहा था। रूपा उसे दवाई खिलाई थी, जिससे थोड़ा बहुत उसे आराम था। चल जा, मंत्री जैसा बोलेंगे वैसे वैसे करती रहना, तो उसे खुश कर और वो हमें माला माल करेंगे। अम्मा जी सांझ को देखते हुए बोली। वो कुछ नहीं बोली। एक तरफ रूपा उसके लिए रो रही थी। सांझ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। नीचे गाड़ी के पास राका उसका इंतजार कर रहा था। उसको इतने धीरे धीरे आते हुए देखकर राका उसके पास गया और उसे खींचते हुए लाकर गाड़ी में बैठा दिया। मंत्री ने उसे होटल में बुलाया था, जहाँ एक बार पहले भी वो गई थी। सांझ होटल के उसी कमरे में मौजूद थी जहाँ मंत्री एक बार उसके दामन को नोचा था, और एक बार फिर उसके साथ वही सब होने जा रहा था। वो कमरे में अकेली खड़ी खिड़की के बाहर खूबसूरत नज़ारों को देख रही थी। होटल के सामने एक कंपनी थी, जिसकी छत पर बिस्वा वैभव के साथ बैठा हुआ था। सच्चम और वर्षा दूरबीन से सब कुछ देख रहे थे। ये कंपनी वैभव के डैड की थी, जहाँ लोग अभी मौजूद थे। वर्षा दूरबीन से सब कुछ देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर गई जो खिड़की के पास खड़ी थी। बिस्वा उस तरफ देख तो जरा। वर्षा दूरबीन बिस्वा को देते हुए बोली, ऐसा क्या है वहाँ? तू देखना उस तरफ, तुझे अच्छा लगेगा। वर्षा बोली तो बिस्वा उसके हाथ से दूरबीन लगाकर उस तरफ देखा। अचानक ही उसके होठों पर मुस्कान बिखर गई। खिड़की के पास खड़ी सांझ तितली को पकड़ रही थी, जो उड़कर वहाँ आ गई थी। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती तो वो उड़ जाती और सांझ बच्चों की तरह मुंह बना लेती। उसको इस तरह देखकर बिस्वा को बहुत प्यार आ रहा था उस पर। काश हमारी ज़िंदगी भी
इन तितलियों की तरह होती, हम भी इनकी तरह आज़ादी से रह पाते। काश हमारी ज़िंदगी इतनी बेवफा ना होती, काश कि हम इश्क में इतने अंधे ना होते। सांझ अपने आप से बातें करते हुए बोली। तभी कमरे में मंत्री आया, जिसकी आहट सुनकर सांझ घबरा उठी। विश्वा उसके बनते बिगड़ते चेहरे को देख रहा था। मंत्री सांझ के पास आया और उसके बालों की खुशबू लेते हुए पीछे से उसके बाल आगे की तरफ कर दिया और कसकर उसकी कमर को पकड़ लिया। सांझ पत्थर की तरह खड़ी रही। मंत्री उसके कंधे और गर्दन को चूमे जा रहा था। सांझ का जिस्म बुखार की वजह से हल्का गर्म था, मगर मंत्री को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वहीं विश्वा की आंखों में आंसू बह गए। उधर मंत्री ने खिड़की बंद कर दिया। खिड़की बंद होने का क्या मतलब है, ये विश्वा भली भांत समझ गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और कसकर चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर उसके दोस्तों को घबराहट होने लगी। विश्वा, क्या हुआ तुझे? वैभव उसका चेहरा हाथों में भरकर पूछा। वैभव, वो मैंने, हाँ बोल ना, हम सब सुन रहे हैं। सक्षम भी उसके पास बैठकर कहा। विश्वा को कहते ही नहीं बन रहा था कुछ। कैसे बताए वो उन्हें, और क्या बताए? जिससे वो इश्क करता है वो किसी और के साथ है। वो कुछ नहीं कहा तो सब समझ गए। यही तो होती है दोस्तों, जो हमारे हाल देखकर ही हमारी परेशानी समझ जाते हैं। तुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है विश्वा, वैभव ने कहा और उसे अपने गले से लगा लिया। सक्षम विश्वा का बाल सहला दिया। वैसा आंखों में नमी लिए उसे देखने लगी। सक्षम ने उसे बुलाया तो वो भी उसके गले लग गई। चारों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। तू ठीक है ना, वैसा पूछी तो विश्वा हाँ में गर्दन हिला दिया। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, अब और नहीं देख सकता मैं उसे इस तरह घुटते हुए। विश्वा होटल की तरफ देख कर कहा। तो तीनों उसे हक कर लिए और एक साथ बोले, हम सब तेरे साथ हैं, अपनी भाभी को हम जरूर बचाएंगे। सक्षम कहा तो सब मुस्कुरा उठे। अगले दिन शुक्रवार था और सांझ हमेशा की तरह रूपा के साथ मंदिर आई हुई थी। विश्वा उसी का इंतजार कर रहा था। उसने नीले रंग की शर्ट के साथ सफ़ेद रंग की पैंट पहन रखी थी। सांझ को देखकर वर्षा बोली, विश्वा जा और कह दे अपने दिल की बात। विश्वा ने गहरी सांसें ली और आगे बढ़ गया। विश्वा, एक मिनट रुक, ये बुके लेते जा। लड़कियों को फूल बहुत पसंद आते हैं, उसे भी अच्छा लगेगा, सक्षम ने कहा। तो विश्वा उसके हाथ से बुके लेकर मुस्कुरा उठा। फूल बिल्कुल ताज़े थे। ऑल द बेस्ट, विश्वा के दोस्तों ने कहा तो वो मुस्कुरा उठा और सांझ की तरफ बढ़ गया। रूपा मंदिर के अंदर थी और सांझ बाहर मंदिर में घूम रही थी। हाय, सांझ के कंधे पर किसी ने टैप करते हुए कहा तो वो चौंक गई। फिर अपनी घबराहट को संभालते हुए वो मुड़कर देखी। विश्वा को देखकर सांझ हैरान हो गई। वहीं विश्वा उससे मुस्कुरा कर देख रहा था। ये फूल तुम्हारे लिए, लो भी। अब सांझ बुके नहीं ली तो विश्वा ने वो बुके सांझ के हाथों में पकड़ा दिया और उसका एक हाथ पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। सांझ खाली आंखों से सब कुछ देख रही थी। वैभव, वर्षा, सक्षम सब उन्हें दूर से देख रहे थे। आई लव यू। सांझ बर्फ की तरह जम गई। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। अभी दो ही बार तो वो उससे मिली थी और वो उससे प्यार करने लगा। सांझ कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो उससे अपना हाथ छुड़ा ली। आप मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ? बप्पा के मंदिर में आके तुम्हें लगता है मैं कोई मजाक करूँगा? और भी तुमसे? मैं सच में तुमसे इश्क करने लगा हूँ। मुझे इश्क हो गया है तुमसे। नहीं करना चाहिए था ये आपको। सांझ पीछे जाते हुए बोली। एक बार मेरी बात तो सुन लो, विश्वा भावुक होकर कहा। तो सांझ भी रोते हुए बोली, कुछ नहीं सुनना मुझे, कहकर वो जाने लगी। तो विश्वा खड़ा होकर पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। सांझ को ये रास नहीं आया। प्लीज़, सच में मैं तुमसे इश्क करता हूँ, प्लीज़ मुझे अपना लो, विश्वा नम आँखों से कहा। तो सांझ अपने होठों को दबाकर बोली, हमारा हाथ छोड़िए। जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? तुम हाँ कहो तो सब कुछ हो सकता है। मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं आप। जिस दिन सच्चाई सामने आएगी ना, उस दिन हमारी शक्ल से भी नफरत हो जाएगी आपको। सब कुछ जानता हूँ मैं, और जो जानकर किया जाए वो इश्क नहीं होता। विश्वा उसे अपनी तरफ करके कहा, प्लीज़ एक बार अपना लो मुझे, वादा करता हूँ
तुम्हें हमेशा महफूज रखूँगा मैं। विश्वा उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहा। सांझ बेसुध सी खड़ी होकर उसकी आंखों में देखने लगी। जहाँ कोई छल कपट नहीं था तो सिर्फ इश्क, और वो इश्क सिर्फ उसके लिए था। उन्हें इस तरह से देखकर वैभव, वर्षा और सक्षम एक दूसरे को गले लगा लिए, पर अचानक उनकी आंखों में हैरानगी फैल गई। सांझ गुस्से से विश्वा को धक्का दी और रोते हुए पीछे खिसकने लगी। उसे विश्वा में मोहित नजर आ रहा था। जो शब्द वो आज कह रहा था उससे वही सब कुछ मोहित भी कह चुका था, जिस पर आंख बंद करके भरोसा की थी वो। विश्वा बदहवास सा उसके पीछे पीछे चल रहा था। सांझ तेज कदमों से मंदिर से बाहर चली गई और गाड़ी में जाकर बैठ गई। रूपा उसे मंदिर में ढूंढने लगी। तभी अम्मा जी का आदमी उसे आकर कहा कि वो गाड़ी में बैठी है। रूपा भी जाकर गाड़ी में बैठ गई। सांझ अंदर बैठी सिसक रही थी। रूपा उसे इस तरह रोते हुए देखी तो पूछी, क्या हुआ तुझे? तू इस तरह से क्यों रो रही है? सब हमारे पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं दी? कौन है तेरे पीछे? पता नहीं, हम नहीं जानते उन्हें, पर वो कहते हैं कि वो हमसे इश्क करते हैं। सांझ रूपा के गले लग रोती रही। रूपा के जहन में विश्वा घूम गया। वही सांझ मोहित को सोचने लगी, हमें किसी पर भी यकीन नहीं होता है दी, अब नहीं कर पाते हैं हम किसी पर भी भरोसा। हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला ये इश्क है और हम इसे दोबारा अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देंगे। नहीं करना हमें इश्क, नहीं जाना हमें उस इश्क की गलियों में दोबारा, नहीं जाना हमें। सांझ हद से ज़्यादा रो रही थी। रूपा उसका सर सहलाकर उसे शांत करवा रही थी। क्या करूँ मैं पप्पा? कैसे समझाऊँ इसे? कैसे एहसास दिलाऊँ उसे अपने इश्क की? विश्वा कमरे में चहलकदमी करते हुए कहा। फिर खुद से कहा, मुझे तुमसे मिलना होगा, ऐसे में नहीं रह सकता। तुमने हाल बेहाल किया है मेरा। तुम ही मुझे मेरा चैन दोगी, पर तुमसे मिलने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। कहकर विश्वा बिस्तर पर बैठ गया। इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँ? कुछ करना होगा मुझे, ऐसे चुपचाप बैठ नहीं सकता मैं पप्पा। कुछ तो रास्ता दिखाओ मुझे। विश्वा ऊपर सीलिंग को देखते हुए कहा। सांझ की रोती हुई आंखें उसे बेचैन किए जा रही थी। अगली शाम को विश्वा फिर उसी बदनाम गली में खड़ा था। उसके साथ वैभव और सक्षम थे। रूपा को यहाँ लाना उन्हें सही नहीं लग रहा था और न रूपा यहाँ आना चाहती थी। विश्वा जब अपनी उलझन अपने दोस्तों से कहा तो सब थोड़े पैसे उसे दे दिए। वैभव तो उसे वो जितना पैसा मांगता वो उतना दे देता, पर विश्वा ऐसा नहीं था। उसके लिए 1 रुपया भी कितनी मायने रखती है। वैभव बचपन से ही बहुत खर्चीला था। उसे पैसों की कोई कदर नहीं थी। वो पानी की तरह पैसे बहाता था। बहाए भी क्यों ना, बिजनेसमैन का वारिस है, उन पैसों पर उसका हक बनता है। देख ले, यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ खड़ी हैं, तुझे कौन सी चाहिए? झूले पर बैठी अम्मा जी विश्वा से बोली। विश्वा सबको देखा तो सब उसे अजीब तरह से देख रही थी। विश्वा की नज़र सांझ पर गई, जो साइड में गर्दन झुकाकर खड़ी थी। उसने सांझ की तरफ इशारा किया तो अम्मा जी मुस्कुरा उठी और सांझ को विश्वा को अपने साथ लेकर जाने को कहा। सांझ विश्वा के कमरे में लेकर आई और बिस्तर के सामने खड़ी हो गई। विश्वा भी उसके पीछे पीछे आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। सांझ अपनी कुर्सी पर जिप खोलने लगी तो विश्वा उसका हाथ पकड़ लिया। सांझ विश्वा को वहाँ देखकर चौंक गई। वहीं विश्वा नम आँखों से अपनी गर्दन ना में हिला दिया और कहा, मेरे सामने तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सांझ कुछ नहीं बोली। विश्वा उसके कदमों में बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर कहा, क्या तुम मुझसे इश्क नहीं कर सकती? वादा करता हूँ तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। एक बार यकीन कर लो मुझ पर, बहुत चाहता हूँ तुम्हें। विश्वा की आंखों में नमी तैर गई। वहीं सांझ को विश्वा की आंखें चुभती हुई नजर आने लगी। वो उससे अपना हाथ छुड़ा ली और भावहीन चेहरा लिए बिस्तर पर जा बैठी। विश्वा की आंखें उसे मोहित की याद दिला रही थी। भले ही विश्वा का इश्क सच्चा था, पर सांझ अब फिर से टूटना नहीं चाहती थी। उसके भोलेपन का फ़ायदा मोहित बहुत अच्छे से उठाया था। वो बिस्तर पर बैठे हुए बोली, फालतू की बकवास मत कीजिए साहब, जिस काम के लिए पैसे दिए हैं वो कीजिए। एक बार कहा ना, मेरे सामने ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब के लिए नहीं आया हूँ यहाँ।
यहाँ सब अपनी हवस मिटाने ही आते हैं साहब, और आप आगे कुछ मत बोलना वरना बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। विश्वा खुद को मजबूत बनाते हुए कहा। सांझ कुछ नहीं बोली। कमरे में शांति फैल गई, जिसे तोड़ते हुए विश्वा कहा, क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए इश्क नहीं दिखता? कुछ महसूस नहीं होता तुम्हें? बताओ ना, क्या मेरी तरह तुम बेचैन नहीं होती हो? विश्वा बहुत प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहा, इश्क की बात मत कीजिए मेरे सामने। हम बाजारू लड़की हैं। बाजारू लड़की सिर्फ बिस्तर की शोभा बढ़ा सकती है, किसी की पत्नी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती तुम किसी की पत्नी? तुम भी इंसान हो, औरों की तरह तुम्हें भी जीने का हक है। सांझ शांत रही और उसने अपना चेहरा छुड़ा लिया। विश्वा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसे समझाए। वहीं सांझ खुद को पत्थर की तरह बनाए हुए थी, जिसमें कोई एहसास नहीं थे। ऐसे ही रात गुजर गई। सुबह होते ही विश्वा वहाँ से चला गया। उसके जाते ही सांझ की आंखों में नमी तैर गई। ऐसे ही वो सांझ से एक दो बार मिलने आता रहा, पर न सांझ बदली और न उसका फैसला बदला। विश्वा के हाथ में सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। उसकी तकलीफ़ उसके दोस्तों से सही नहीं जा रही थी। गुजरते दिन के साथ विश्वा के मन में सांझ के लिए इश्क बढ़ता ही जा रहा था। रूपा से विश्वा उसके बारे में पूछे तो वो कुछ नहीं बताती। सांझ के बारे में बस इतना कहा कि उसका ख्याल छोड़ दे। क्यों छोड़ दे ये नहीं बताया। सांझ की निजी ज़िंदगी रूपा उसकी मर्जी के बगैर किसी को कैसे बता सकती थी। सभी दोस्तों ने एक प्लान बनाया, जिसको करने के लिए विश्वा मना कर दिया, पर वो लोग उसे मना लिए। विश्वा सांझ के लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था, पर फिलहाल उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय अपने दोस्तों की बात मानने के। हमेशा की तरह सांझ मंदिर आई हुई थी। वो शांति से घूम रही थी। अम्मा जी के आदमी नीचे गाड़ी के पास खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। ये सब करना ज़रूरी है क्या? विश्वा घबराते हुए कहा, और कोई रास्ता है तेरे पास? सक्षम कहा तो विश्वा ने नाम में अपनी गर्दन हिला दिया और सांझ की तरफ बढ़ गया। सांझ जो अपने ख्यालों में घूम रही थी, अचानक किसी ने उस पर बोरी डाल दिया। सांझ को कुछ समझ पाती तब तक किसी ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। बहुत भारी हो यार तुम तो। बप्पा शक्ति देना मुझे, विश्वा बप्पा से कहा और उसे लेकर वहाँ से चला गया। बोरी के अंदर सांझ छटपटा रही थी। विश्वा उसे लिए गाड़ी के पीछे जाकर बैठ गया और वैभव गाड़ी सड़क पर दौड़ा दिया। सांझ बोरी में थी, इसलिए अम्मा जी के आदमी उसे देख नहीं पाए और विश्वा उसके सामने से उसे लेकर निकल गया। विश्वा उसके ऊपर से बोरी हटा दिया तो वो तेज़ तेज़ सांसें लेने लगी। खुद को विश्वा के पास देखकर वो चौंक गई और हकलाहट भरी आवाज़ में बोली, ये आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? विश्वा कुछ नहीं बोला। भाभी कैसी हैं आप? सक्षम अपना सिर पीछे करके कहा तो सांझ विश्वा को देखी। मेरा दोस्त है सक्षम और मैं वैभव। वैभव गाड़ी चलाते हुए कहा। सांझ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं रूपा और अम्मा जी के आदमी उसे ढूंढ रहे थे। जब काफ़ी देर तक ढूंढने पर वो नहीं मिली तो सब सांझ के बगैर ही कोठी वापस आ गए। अम्मा जी सांझ को न देखकर बौखला गई और अपनी सारी बौखलाहट रूपा के ऊपर निकाल दी। रूपा एक तरफ कोने में पड़ी रो भी रही थी और हंस भी रही थी। वो खुश थी कि सांझ यहाँ से चली गई, अब कभी वो दोबारा यहाँ ना आए। रूपा को अभी अभी अम्मा की जानवरों की तरह पीटी थी, जिससे उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। सांझ को लेकर सब सक्षम के घर पहुँचे। उसकी मम्मी पापा रिश्तेदारों की शादी में गए हुए थे। घर पर सक्षम के सिवा कोई नहीं था, इसलिए सांझ को यहाँ रखना उन्हें सही नहीं लगा। विश्वा उसे गाड़ी से बाहर निकाला तो सांझ रोते हुए बोली, हमें जाने दीजिए साहब, वरना आपके लिए सही नहीं होगा। विश्वा कुछ नहीं कहा और उसका हाथ थाम लिया। सक्षम अपने घर को खोला तो सब अंदर चले गए। विश्वा सांझ को सोफे पर बैठा दिया और उसके लिए किचन से पानी लेकर आया। सांझ उसके हाथ से पानी नहीं ली और जाने की जिद करने लगी। विश्वा बहुत प्यार से उसे मनाया, पर सांझ एक ही बात पर अटकी हुई थी कि उसे यहाँ से जाना है। वो नहीं चाहती थी कि विश्वा को कोई तकलीफ़ हो उसकी वजह से। सक्षम और वैभव भी उसे समझाए, पर सांझ के मन में अम्मा जी का खौफ था। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर पकड़े गए तो क्या अंजाम होगा। सुबह से शाम हो गई पर सांझ अम्मा जी को नहीं मिली।
वहीं विश्वा सांझ को लेकर अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था, जिसमें वर्षा भी शामिल थी। वैभव अपनी गाड़ी हिली एरिया के पास रुका, जहाँ प्रकृति के मन भावने वाले नज़ारे थे। वो लोग अक्सर यहाँ आते रहते थे और मस्ती करते थे, जिसमें सक्षम और वर्षा एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे। सांझ पहली बार इतना सुंदर नज़ारा देख रही थी। पूरी जब से आई थी तब से उस चारदीवारी में बंद थी। वहाँ सांसें लेना भी उसके लिए दुश्वार था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि दुनिया इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। विश्वा उसके चेहरे को पढ़ते हुए पूछा, कैसी लगी ये जगह? अच्छी है, वो खोई सी बोली। हम लोग अक्सर यहाँ आते हैं जब भी हमारा मन होता है। सांझ कुछ नहीं बोली। सब एक जगह बैठ गए। विश्वा सांझ को अपने साथ बैठा लिया। सांझ उन सब में असहज महसूस कर रही थी, तो वर्षा उसे देखते ही भाप गई। वो सक्षम के कान में कुछ बोली तो वो मुस्कुरा उठा। वर्षा सांझ के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। सांझ खाली आंखों से उसे देख रही थी। चलो तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, कहकर वो सांझ को किनारे के पास लेकर आई और वो जोर से अपना नाम बोली, जिसमें वर्षा का नाम उन वादियों में गूंज उठा। सांझ ये देखकर बोली, हम भी ऐसा कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अपने दोनों हाथ हवा में फैलाओ और गहरी सांसें लो और ज़ोर से अपना नाम बोलो। वर्षा बोली तो सांझ वैसे ही की। उसे बहुत अच्छा लगा अपना नाम उन वादियों में सुनकर। एक बार और करें हम? जितनी मर्जी उतनी बार करो, वर्षा प्यार से बोली तो सांझ बार बार अपना नाम चिल्लाने लगी। विश्वा उसे खुश देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद सक्षम खेलने के लिए कहा तो सब राजी हो गए। सांझ शांति से खड़ी उन्हें देख रही थी, तो वर्षा उसे अपने साथ ले ली। सब विश्वा की आंखों पर पट्टी बांध दी। अब विश्वा को उन्हें पकड़ना था। वर्षा और सक्षम उसे परेशान कर रहे थे। वहीं वैभव शांति से खड़ा उन्हें देख रहा था। सांझ के ओंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट पसर गई। विश्वा के कदम सांझ की तरफ बढ़ गए। वहीं सांझ उसे अपनी तरफ आते हुए देखी तो जड़ हो गई। सक्षम और वर्षा दोनों शांति से खड़े होकर देख रहे थे। विश्वा सांझ के पास खड़ा हो गया। उसे सांझ का एहसास होने लगा। उसकी भीनी भीनी खुशबू उसे महसूस होने लगी। वहीं सांझ विश्वा को अपने इतने करीब देखकर हिल भी नहीं पा रही थी। विश्वा आंखों पर से पट्टी हटाया तो उसकी आंखें सांझ की आंखों से जा मिली। दोनों एक दूसरे को बेइम्तिहान देखे जा रहे थे। वैभव, सक्षम, वर्षा आंखें फाड़े उन्हें देख रहे थे। वर्षा अपना गला साफ की तो दोनों ने एक दूसरे पर से अपनी नज़रें हटा ली। आज की ये कहानी बस यहीं तक। फ्रेंड्स, ये कहानी बहुत ही अच्छी है। आप लोग इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग इस कहानी के तीसरे भाग को अभी तुरंत के तुरंत पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएगा। आप लोग प्लीज़ लिंक पर क्लिक करके इस कहानी के तीसरे भाग को पढ़ और सुन सकते हैं। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कहानी को लाइक ज़रूर कर देना।